तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये वन शॉट रिवीजन लेक्चर होने वाला है। अगर ये आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे तो जस्ट इसके जो फॉर्मूलाज हैं हम वो एक बार रीराइट करेंगे, शॉर्टली इसको पढ़ेंगे। इसके लिए आप एक बार इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़े हुए होने चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक बार पहली बार जो पढ़ रहे हैं इसको और डायरेक्टली ये वीडियो देखने आ गए हैं, आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ ही नहीं समझ आएगा, दैट्स वाई मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, जो ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं वो इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो नीट में आता है, रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है और एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। ये तीन बातें हैं जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में बन जाता है। ओके, सो सबसे पहले रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट हम बात करेंगे, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी फर्स्ट चैप्टर से हम ये जानते हुए आ रहे हैं दैट रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है। वेयर इज एक्सेलरेटेड या डीएक्सेलरेटेड या ऑसिलेशन चार्ज का अगर हम करा देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद द एक्सेलरेटेड चार्जेस। बहुत पढ़ लिया रेस्ट चार्जेस के बारे में, मूविंग चार्जेस के बारे में, अब हम एक्सेलरेटेड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करी जाती है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, आईडी से डिनोट किया जाता है। जब वेरी शॉर्टली हम इसकी बात करेंगे, इस वजह से मान लेते हैं ये प्लस वाली प्लेट है, ये माइनस वाली है, सर्कुलर प्लेट्स लगी हुई है दो, जिसके रेस्पेक्ट में यहां से आई करंट आ रहा है। आई करंट मान लेते हैं सर्किट का आईसी जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, और जब यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल देखने को मिली, जब हमने यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखी तो हमें इस मैग्नेटिक नीडल में नॉर्मल डिफ्लेक्शन देखने को मिला, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जब डिफ्लेक्शन देखने को मिला तो हमने कहा यहाँ पर भी कोई ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है जो इसको जिसको जो इन प्लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भेज रहा है या फिर यहाँ से यहाँ भेज रहा है। सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि इन प्लेट्स के बीच में जो करंट पाया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। और यही से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ जिसका हम डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं देखने वाले, जस्ट इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आईडी बराबर होता है डी फाई ई बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को आप लिख सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट बाई एल डीवी बाई डी टी, और हमें पता है ये क्या होता है, सी होता है, तो सी डीवी बाई डी टी। एक बार आपको कैपेसिटर का वो दे दिया जाएगा, कितने फैराडे का है, कितने में डीवी बाई डी टी दे दिया जाएगा, 20 वोल्ट पर सेकेंड के उससे चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा, जैसे आपको फॉर्मूले का यूज करना है। अब एक चीज ये बताओ मुझे, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा एट अ टाइम, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर हम एरिया में कुछ चेंजेस कर दें तो डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज हो रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ से एक बात निकलती है कि डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये घटाओगे ये घटेगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब। ओके, तो इतने में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट देखा। अब मैक्सवेल की एम्पेरिकल इक्वेशन देख लेते हैं। बी डॉट डी एल जो होता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, आई सी जो हमने सर्किट में फ्लो कराया था करंट, और जो बीच में प्लेट्स में हो रहा है करंट फ्लो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, वही है आईडी करंट। ठीक है, अब म्यू नॉट आई सी, आई डी को अभी देख के आ रहे हैं, हम लिख सकते हैं डी फाई ई बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन गया मैक्सवेल एम्पेरिकल इक्वेशन का। ओके, अब हमें जो देखना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम ज्यादा लिखे नहीं है,
हम इसको जस्ट रीड करेंगे। ओके, दिस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेशन और ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस। आपको पता है सबसे पहले ही हमने ये बात कवर करी है, एक्सेलरेटेड चार्ज हो या फिर ऑसिलेशन कराओ या डीएक्सेलरेशन कराओ, इसी से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इसी में ही आ रही है बात। ठीक है, तो इसके प्रोपोगेशन में जब ईएम वेव जनरेट होती है तो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव क्या दो चीजें ट्रांसफर होती हैं, एनर्जी, याद रहे एनर्जी, and momentum is being transferred one place to another. momentum, okay, but you cannot say कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। दो चीजें जो ट्रांसफर हो रही है इज एनर्जी एंड मोमेंटम। ट्रांसवर्स वेव होती है ईएम वेव। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में हो चाहे फ्री स्पेस में हो, अगर ट्रांसवर्स वेव है तो सी हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिया जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद सी को ही हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा रिलेशन है जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को रिलेट करवाता है विद स्पीड। तो C बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही बराबर आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। अगर मान लो मैंने किसी मीडियम में डाल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो उसमें उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मीडियम के टर्म्स में क्या लिखते हैं उसको, म्यू नॉट इंटू म्यू आर ही म्यू मीडियम होता है, तो म्यू मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर रिलेटिव वाला। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/√μm और एप्सिलॉन नॉट m। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, उसमें आपने एप्सिलॉन नॉट r मल्टीप्लाई किया, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। इसी को मिला करके आप ये लिखते हो मीडियम का। ठीक है, और किसी को ये बात पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है वो c/v के बराबर होता है, पता तो होगा ऑब्वियसली। तो ये रिलेशन से ये हमने लिखा था 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/√μ नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन दोनों को जब आप करोगे तो मुझे बताओ क्या बचेगा, म्यू आर यही बचेगा अंडर रूट में, यही c/v के बराबर आते हैं रिलेशन। ओके, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और हमें पता है परपेंडिकुलर जाती है वाई। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकालोगे, ई क्रॉस बी करके, मतलब आई क्रॉस जे, और हमें पता है आई जे इसी डायरेक्शन में लेके जाओगे के, और आई क्रॉस जे से क्या मिल रहा है हमको, के मिल रहा है पॉजिटिव का, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस में ईएम वेव जाने वाली है। मान लो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये गलत जाता है यूजुअली, याद नहीं रहता निकालनी कैसे है डायरेक्शन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, और हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले क्रॉस कराएंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आई, और हमने एक अभी सर्कल पढ़ा आई जे के, ऐसे ही तो जाना है, क्लॉकवाइज ही तो जाना है, लेकिन अब हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है इसको देखते हुए, तो जे क्रॉस आई जाना है। जे क्रॉस आई जब हम जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, तो यहाँ पहुंचने के लिए हमें माइनस के कैप करना पड़ेगा, मतलब ये माइनस वाई एक्सिस पर जाए, वो जेड एक्सिस पर जाएगा। ओके, नेगेटिव जेड एक्सिस पे जाएगा। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। ठीक है, तो याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एंड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
याद रहे ऑसिलेट करते हैं दोनों ही सेम फेज में, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन बनता है और ऐसे दे देते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड दे देते हैं, इनमें से कितने करेक्ट है बताओ, ऐसे दे देते हैं क्वेश्चंस। तो एक एक प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं सेम फेज में। सो डेल्टा फाई इनका जो होता है ना, फ्लक्स जो होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। It means electric and magnetic field both achieve their peak value simultaneously। मतलब जनरल एक मान लेते हैं ई वाई डायरेक्शन में जा रहा है ई, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का अगर ये है ना, तो ये इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस कह लो, फेज कह लो, इसी को कहते हो। ठीक है, तो ये सेम रहना चाहिए इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी, चाहे ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है कोई बात नहीं है। क्या नहीं चेंज होना चाहिए? फेज नहीं चेंज होना चाहिए, फेज जो था वही रहेगा, फेज जो था वही रहेगा। ठीक है, क्या हमें पता है ये जो ओमेगा और के लिखा था अभी इक्वेशन में हमने, सॉरी, ओमेगा और के लिखा था हमने इक्वेशन में, ओमेगा टी माइनस के एक्स ये लिखा था ना अभी इक्वेशन में। हमें पता है कि ये इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, ओमेगा बाई के ही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। कुछ भी हो सकती है, सी ले लो, वी ले लो, कुछ भी लिख सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कौन? ओमेगा बाई के, यही बराबर होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट के, यही बराबर होता है इसकी पीक वैल्यूज के, ई आर एम एस अपॉन आई बी आर एम एस भी लिख सकते हो इसी को ही। तो ओमेगा बाई के इसके बराबर और सी के बराबर, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और सी क्या वो होता है? एफ लेमडा होता है। तो कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है, कभी कभी लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू पूछ लेता है, तो अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ बराबर ओमेगा होता है, 2 पाई एफ बराबर ओमेगा होता है, और ओमेगा ही 2 पाई बाई टी होता है ना। और के क्या होता है? के 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से एफ लेमडा आ सकता है ना, सी बराबर एफ लेमडा के भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशंस याद रखनी है। मैं जो फॉर्मूलाज लिखती जा रही हूँ, आप लोग एक एसएस ले लेना प्लीज। यही एफ लेमडा के बराबर होता है, यही ओमेगा बाई के बराबर होता है, यही ई नॉट अपॉन बी नॉट के बराबर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट के पीवाईक्यूज में दिख जाएंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, जल्दी से। अगर साइन टी और एक्स का सेम है, मान लो पॉजिटिव है, ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा हुआ है, या फिर ओमेगा टी माइनस का है और माइनस ही के एक्स लिखा हुआ है, तब वेव का प्रोपगेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। सेम साइन है, दोनों के सेम साइन है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर डिफरेंट साइन से, ये प्लस का है, ये माइनस का के एक्स है, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेव ट्रेवल करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेव ट्रेवल करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर वो आई जे के का कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो ये कर लो। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। याद रहेगी बात। पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही फोटोन कहते हैं और वो भी न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस सम ऑप्टिकल इफेक्ट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लाइट वेक्टर भी बोलते हो। टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिवाइड हो जाती है इक्वली इलेक्ट्रो पार्ट में और मैग्नेटिक पार्ट में। याद रहे टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, मतलब यू मतलब क्या? ई बाई वॉल्यूम। तो ये कितनी आधी आधी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये तो पढ़ के आ रखे हैं, और वहीं हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये दोनों एक ही जैसा नेचर शो करते हैं बट इनवर्स होते हैं, इस तरीके से पढ़ के आ रखे हैं ना हम। तो यहाँ से टोटल एनर्जी ये होगी, ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, तो टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो अगर पूछी जा रही है, वो कितनी होगी टोटल एनर्जी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो हो गई, है ना।
और हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट अगर है, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, अगर इसका भी आधा आधा कर देंगे तब जाके ये ऐड किए जा सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एवरेज एनर्जी, मीन एनर्जी, ये आ जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो सभी को पता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ही कहलाती है इंटेंसिटी। इसी को ही P बाई ए भी लिखते हैं, जब पॉइंट सोर्स की बात होगी तो इनवर्स रिलेशन होगा इंटेंसिटी का आर स्क्वायर से। जैसे कि बल्ब की अगर मैं बात करूं, लाइन सोर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ट्यूबलाइट की अगर मैं बात करूं, तो इंटेंसिटी का इनवर्स रिलेशन होगा आर से, सिर्फ आर से। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, मुझे एक चीज बात बताओ, मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पर, मोमेंटम कितना ट्रांसफर होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये तो हमें पता है। तो डेल्टा पी अगर एब्जॉर्ब कर लिया, जो लाइट रे आ रही थी उसने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, तो आई बाई सी इंटेंसिटी अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट, या इसी को यू बाई सी भी लिख सकते हैं, आई बाई सी भी लिख सकते हैं। यू बाई सी हो गया, ये वो प्रेशर होता है आई बाई सी। ठीक है, यू बाई सी हो गया डेल्टा मोमेंटम, और डेल्टा मोमेंटम अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब वापस से दो लाइट रे, एक लाइट रे आई थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसका मतलब 2u बाई सी, दो है ना, ऐसे करके याद रखो। इधर 2 कंफ्यूजन रहता है किसमें, एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक लाइट रे को मौका मिला तो इसलिए u बाई सी, और रिफ्लेक्शन में वापस से लौट गई तो 2 लाइन्स हमें दिखाई दे रही है, 2u बाई सी, ऐसे याद रहेगा, वरना रहेगा ही नहीं याद। और मोमेंटम mc के बराबर होता है मोमेंटम mc के बराबर होता है। ओके, उसके बाद रेडिएशन प्रेशर, एक क्वेश्चन आता है इससे भी रिलेटेड, प्रेशर पर। प्रेशर जो होता है वो I बाई सी होगा अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगा देना। प्रेशर अगर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो 2I बाई सी हो जाएगा, 2I बाई सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रह गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में जस्ट 3 मिनट में एक बात देख लेते हैं। हमें याद रखनी है इसकी GX UV IMR, ये कंडीशन याद रखनी है। इससे रिलेटेड विजिबल रीजन से तो हमें पता ही है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम जाता है एंगस्ट्रॉम में, और यहां से यहाँ विजिबल रीजन को हम क्या लिखते हैं, विबग्योर लिखते हैं। इससे याद रखना किसकी वेवलेंथ कैसी है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो मतलब यहां से यहाँ जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है, यहां से यहां जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी कि रेडियो वेव तक वेवलेंथ बढ़ रही है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, और इसी विजिबल रीजन को हमने ये लिखा है। ठीक है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स के बारे में क्या कहा जाता है, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं, डिफ्रैक्ट करती हैं। ये प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज से इन कंडक्टिंग वायर। इनकी वेवलेंथ अराउंड 10⁻⁻² टू 10⁻⁻⁴ मीटर होती है। इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे क्योंकि वेवलेंथ मीटर में जा रही है, देख रहे हो मीटर में जा रही है, यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स को टीवी में, रेडियो में यूज किया जाता है, इसको डिटेक्ट कर सकते हो रिसीवर एरियल से। अब आ जाओ माइक्रोवेव पर। माइक्रोवेव प्रोड्यूस होते हैं बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, जैसे कि गन डायोड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गन डायोड्स किस में यूज किए जाते हैं, डायोड्स किस में यूज किए जाते हैं, माइक्रोवेव में, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। गन डायोड्स माइक्रोवेव्स में। ठीक है, माइक्रोवेव ओवंस में इसका यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, स्पीड ऑफ टेनिस बॉल को डिटेक्ट करने के लिए, क्रिकेट में, ऑटोमोबाइल्स में। पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड से डिटेक्ट कर सकते हो, माइक्रोवेव में ही डायोड्स की बात आ रही है, याद रहे। इंफ्रारेड को हीट वेव्स के नाम से जानते हैं, हॉट बॉडीज इसको प्रोड्यूस करती हैं, ये डिटेक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन आई के जरिए, लेकिन स्नेक्स इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्नेक्स किसको डिटेक्ट कर सकते हैं, स्नेक्स इंफ्रारेड हीट वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी 1 mm से लेकर के 700 नैनोमीटर की क्या होगी,
वेवलेंथ होगी। इनको डिटेक्ट किया जा सकता है इंफ्रारेड को थर्मोफाइल्स से, बोलोमीटर से। अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है इंफ्रारेड का यूज क्या होता है, तो टू टेक फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग फॉग एंड स्मोक के टाइम पे, मस्क्यूलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए क्योंकि हीट वेव्स है, मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए। अब आ जाओ विजिबल के लिए तो सबको पता है नैरो रेंज होती है, एटॉमिक एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होती है, नॉर्मल आई से डिटेक्ट की जा सकती है, फोटोसेल्स से डिटेक्ट की जा सकती है। अब आ जाओ अल्ट्रावायलेट पे। अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस्ड बाय सन, यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, जो आने वाली ओजोन लेयर है उससे जो आने वाली यूवी रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रोड्यूसेस अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, इससे कैंसर्स भी हो सकते हैं। आई सर्जरी में यूज किया जाता है लैसिक, यूज टू किल जर्म्स, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, फिंगरप्रिंट वगैरह। एक्सरे की बात कर लो तो प्रोड्यूस इन ट्यूब, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब, यूज इन डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, कैंसर ट्रीटमेंट में एक्सरे का यूज किया जाता है। गामा रेज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, शोज फोस्फोरेंस, फ्लोरेसेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, सारी चीजें शो करता है, कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। विद दिस हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।